ये हसीन वादियाँ, ये झील, ये झरने, ये ताल तलैये, दूर दूर तक फैला ये नीला आसमान, पानी में उठती ये तरंगे, आसमान में तैरते ये बादल, ये सर्द झूमती हवाएं और इनके संग बेखौफ कलाबाजियां दिखाते ये परिंदे। इस तरह के दृश्यों ने हमारे बचपन को जितना समृद्ध किया है, उतना ही हमारे मन में जिज्ञासाओं के बीज भी बोए हैं। आकाश में पतंग और कनकौवे उड़ाकर हमने अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कुछ हद तक तो कर लिया, पर वो काफी नहीं था। इन परिंदों को देखकर ही शायद पहली बार इंसानों में उड़ने की इच्छा जागी होगी। टीचर ने हमें बताया, आसमान में कलाबाजी लगाने की इच्छा को अंजाम तक ले जाने का सफर बड़ा ही रोमांचकारी, ज्ञान विज्ञान से भरपूर और साहसिक कारनामों की जीती जागती तस्वीर है। कहाँ से शुरू हुई होगी ये यात्रा? आसमान में उड़ने तक की यात्रा। फिर टीचर हमें नेहरू विज्ञान केंद्र में ले गई। मैम, एरोस्पेस का मतलब क्या होता है? एरोस्पेस विज्ञान की वो शाखा है जो पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष को पूरे एक रूप में देखती है। बच्चों, इतिहास और पुराण कथाएं हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का एक अच्छा माध्यम होती है। विश्व की पौराणिक कथाएं जादुई कालीन का जिक्र किए बिना अधूरी ही रह जाएंगी। हवा पर सवार होने की इच्छा के बदौलत ही इस कालीन की कल्पना की गई होगी। कहानियों में इस कालीन का उपयोग अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता था। बच्चों, तुम्हें पता है, ग्रीक पुराण कथाओं में डिडेलस और इकेरस नाम के इंजीनियर पिता और पुत्र की एक बहुत ही रोमांचकारी कथा है, जिसके अनुसार इन्होंने मिलकर राजा की कैद से भागने के लिए मोम और पंखों की सहायता से एक ऐसी चीज बना ली थी जिसकी सहायता से वो किले से उड़कर भाग सके। और इसकी सफलता ने इकेरस को इतना उत्तेजित किया कि पिता के लाख समझाने के बावजूद भी वो सूरज की दिशा में ही उड़ने लगा। सूरज की गर्मी से मोम पिघल गई और आखिर में वो धरती पर आ गया। हमारे भारत में भी कई ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें इस तरह के उड़ने वाले यंत्रों का जिक्र है। जैसे हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं एविएशन के इतिहास। देखा जाए तो एविएशन का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ नेहरू विज्ञान केंद्र में आकर हमें पता चलता है कि एविएशन का इतिहास काफी रोचक और ज्ञानवर्धक है। एविएशन के लिए 3 महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार मध्य युग में यूरोप में हुआ था। इनमें विंडमिल ब्लेड्स, जिसे पहले पॉपुलर भी कहा जाता था, काइट, जिसे हम विमान का पंख कहते हैं, तथा हेलीकॉप्टर का मॉडल शामिल था। 15वीं सदी के अंत में इटली के प्रसिद्ध चित्रकार और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने फ्लैपिंग विंग मशीन का डिजाइन बनाया था, जिसे ऑर्निथोप्टर्स भी कहा गया। वैसे तो तकनीकी हिसाब से ये ज्यादा अव्वल नहीं था, लेकिन फिर भी उस शुरुआती दौर में इस काम से जुड़े हुए इंजीनियरों को उसकी संकल्पना ने बहुत प्रेरित किया था। जोसेफ मॉन्टगोल्फायर हवा में उड़ने वाले पहले व्यावहारिक गुब्बारे के जनक। एक दिन जब उन्होंने अपने घर में अलाव के सामने बैठे बैठे उसमें उड़ रहे धुएं, चिंगारी और कुछ ऐसे ही टुकड़ों को ऊपरी ओर उड़ते देखा, तो वे बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा होने के पीछे क्या राज हो सकता है। ये बात है सन 1782 की, और पता है उसके ठीक 1 साल बाद यानी 1783 के आते आते उन्होंने अपने भाई जैक्स मोंगोल्फायर के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिससे हवा से हल्के वाले एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ। और पता है बच्चों,
उसके बाद हम वास्तव में हवा में उड़ने लगे। फ्रांस में जन्मे मॉन्गोल्फायर ने इस घटना के बाद पहले कागज और कपड़े से बना एक गुब्बारा उड़ाने की कोशिश की। इसमें कुछ हद तक सफलता पाने के बाद अंततः 4 जून 1783 को फ्रांस में एक पतले रेशमी कपड़े से बने गर्म हवा वाले गुब्बारे की उड़ान का पहला सफल प्रदर्शन किया। ये गुब्बारा, जिसे लोग मॉन्गोल्फायर गुब्बारे के नाम से जानने लगे थे, कुल 6562 फीट की ऊंचाई तक उड़ा था। इसके 3 महीने बाद 19 सितंबर 1783 को इस गर्म हवा वाले गुब्बारे के पहले 3 यात्री कौन थे? वे थे एक भेड़, मुर्गा और बत्तख। ये है सर जॉर्ज केले। 1773 में जन्मे सर जॉर्ज केले को हवाई उड़ान का पिता माना जाता है। उन्होंने हवा से भरी उड़ान के वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना की और अपने अनुसंधान के लिए ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया। 1881 से पहले ग्लाइडर्स और हवाई जहाजों का छिटपुट और सामयिक प्रयास किया गया। ओटो लिलियंथल ने यह सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इतिहास में पहली बार प्लेन की सस्टेनिंग पावर यानी विमान की उड़ान को जारी रखने की क्षमता को बढ़ा दिया। दरअसल लिलियंथल ने परिंदों के बारे में एक किताब प्रकाशित करवाई। इस किताब में आगे चलकर एविएशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण किताब का दर्जा पाया। उन्होंने परिंदों के पंखों की संरचना के आधार पर एक नई बात सामने रखी कि पंख अगर सपाट होते तो हवा को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसके लिए पंखों में एक प्रकार की वक्रता का होना बहुत जरूरी होता है। इस सिद्धांत ने एविएशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। प्लेन की सस्टेनिंग पावर बढ़ गई, यानी विमान की उड़ान को जारी रखने की क्षमता बढ़ गई। लिलियंथल के इस प्रयासों ने उस प्रतिष्ठित बाधा को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिसकी वजह से विमानों का विकास एक तरह से रुक सा गया था। विल्बर और ऑरविन, इन दोनों अमेरिकन राइट भाइयों द्वारा 17 दिसंबर 1903 को उड़ाया गया विमान पहला नियंत्रित और हवा से भरी लगातार उड़ने वाला मानव विमान था। राइट भाइयों ने विमान को नियंत्रित करने वाले उपकरण का आविष्कार किया, जिससे विमान के पंख को स्थिर रखना संभव हो गया। पर जानते हो बच्चों, इनके जिंदगी के शुरुआती दिन भी बड़े ही शरारती और मटर गश्ती में गुजरे थे और हर माता पिता की तरह इनके माता पिता भी इनसे बड़े ही परेशान रहते थे। विमानन क्षेत्र में आने से पहले इन्होंने भी बड़े ही पापड़ बेले थे। इन्होंने प्रेस चलाई तो उसमें भी अपनी तकनीकी महारत को दिखाकर पहले से बेहतर छपाई करने वाली मशीन बना डाली। फिर उगता कर उसे बेच दिया और साइकिल की दुकान खोल ली। फिर उनके खुराफाती दिमाग में फ्लाइंग मशीन बनाने की बात ने घर कर लिया, जो एक बड़ी पतंग से शुरू होकर विभिन्न चरणों से गुजरते हुए फ्लाइंग मशीन तक पहुंच गए। आज हम विमानों से सुपरसोनिक विमानों और उपग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि इन सब की परिकल्पना का आधार राइट बंधुओं की फ्लाइंग मशीन थी। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक से भी कुछ पहले ही राइट बंधुओं ने पहली उड़ान भरी थी। इसके और विश्व युद्ध के बीच के वर्षों में उड्डयन में काफी फर्क आ गया था। अब ये ज्यादा दूर तक की उड़ान भर सकती थी और इनकी विश्वसनीयता भी बहुत बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन विमानों को फौजी उपयोगिता के योग्य बनाने की बात होने लगी थी, क्योंकि विमानों द्वारा जमीन से उठकर आकाश मार्ग से कुछ ही पलों में लंबी दूरी नापी जा सकती थी। इसमें सैनिकों के अलावा भारी शस्त्रों को भरकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। जमीन की अपेक्षा आकाश से दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाना ज्यादा व्यावहारिक लगने लगा था। सन 1911 में इटली और तुर्की के बीच छिड़े युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा बनाए गए विमान से लीबिया पर पहला हथगोला फेंका गया और यही से विमानों का उपयोग युद्ध में करने के बारे में गंभीरता से विचार होने लगा। सन 1914 से 18 के बीच विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आमूलाग्र विकास होता दिखाई देने लगा।
सन 1915 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक सलाहकार समिति नाका की स्थापना अमेरिका में हुई, जिसने एरोनॉटिक में शोध कार्य की शुरुआत की। कुछ वर्षों बाद आगे चलकर ये नाका नासा में बदल गया और 1930 के आते आते नई पीढ़ी के कुशल और विश्वसनीय धातु से बने विमानों का आगमन हुआ। ये बाईप्लेन का दौर था। बाईप्लेन यानी डबल डेकर पंखों वाले विमान, पर आगे चलकर बाईप्लेन की जगह मोनोप्लेन ने ले ली। सड़क पर दिनों दिन बढ़ रहे यातायात की समस्याओं से सीख लेकर वैज्ञानिकों ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और नई पीढ़ी के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल वायु यातायात नियंत्रण तथा नेविगेशनल उपकरणों के लिए नई मांगों की जरूरत को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रणाली विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करने लगी। हम सब जानते हैं कि हमारे मन में पृथ्वी के बाहरी वातावरण के बारे में एक जिज्ञासा बनी रहती है ना? हाँ। इसी जिज्ञासा को शांत करने और वहां उड़ान भरने के लिए आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तुम्हें पता है बच्चों, ज्यादातर वैज्ञानिक यही सोचते थे कि मनुष्य अंतरिक्ष में उड़ान भरने की क्षमता नहीं रखता। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने 1948 से 1952 के दरमियान प्रयोग के तौर पर कई बंदरों को रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा। उनकी इस उड़ान से इस बात का तो पता चला कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए विश्वसनीय और प्रभावी जीवन संरक्षक सिस्टम की आवश्यकता होती है। 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम के एक कुत्ते को स्पुतनिक 2 नाम के सैटेलाइट में बिठाकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए भेजा गया। दुर्भाग्यवश ये कुत्ता 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रही, लेकिन उसका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये खोज एरोस्पेस जगत में एक वरदान साबित हुआ। इन उड़ानों से हमें इस बात का पता चला कि नाड़ी और श्वसन की दर, रक्तचाप और प्रदर्शन के विशिष्ट कार्य मूल अंतरिक्ष उड़ान से प्रभावित नहीं थे। 1961 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की सफल उड़ान ने अंतरिक्ष में मानव के उड़ान की शुरुआत कर दी। फिर 1961 से 1963 के बीच अमेरिका के 6 अंतरिक्ष यात्रियों की सफल उड़ान ने तो वैज्ञानिकों की रही सही चिंताएं भी दूर कर दी। पता है बच्चों, अंतरिक्ष यान की सफलता के बाद विश्व के सामने इसके उपयोगों के कई नए रास्ते खुल गए। जैसे इससे धरती का निरीक्षण करना संभव हो गया, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाने लगा और संचार के लिए तो यह बहुत ही कारगर साबित हुआ। इतना ही नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। एरोस्पेस क्षेत्र में चाहे इतिहास की बात करें या 21वीं सदी में होने वाली नई उपलब्धियां और खोजों की बात करें, नेहरू विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाएं एरोस्पेस जैसे विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ ऐसी संस्थाएं युवा पीढ़ी में एरोस्पेस के महत्व के प्रति जागरूकता तथा रुचि पैदा करवाती है। इसलिए अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ बार बार आए और इस धरोहर का लाभ उठाएं।